और T20 वर्ल्ड कप के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आप बीसीसीआई से हैं, यहाँ पे बीसीसीआई जर्नलिस्ट हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा जो स्क्वाड यहाँ पे आया है। और स्क्वाड अमूमन हमने देखा है अजीत अगरकर जो कि सिलेक्टर है यहाँ पे आईसीसी इवेंट्स के लिए, अच्छा स्क्वाड सिलेक्ट करते हैं। और अभी जो सिलेक्शन पैनल में नई इंक्लूजन हुई आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा की, उन्होंने डिजर्विंग प्लेयर्स को ही मौका दिया है यहाँ पे। और सबसे बड़ा यहाँ पे शॉकिंग जो लगा, शुभमन गिल जो कि पोस्टर बॉय बताया जा रहे थे तीनों फॉर्मेट में, उनको ड्रॉप किया गया यहाँ पे। तो यार देखो, शुभमन गिल ने एक्चुअली जो बीसीसीआई डिसीजन लिया है थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि देखो, क्योंकि एशिया कप, ऑस्ट्रेलियन सीरीज और आपका जो साउथ अफ्रीका सीरीज थी, उसमें शुभमन को काफी चांसेस मिला। उसमें हमने देखा कि तो शुभमन को शिफ्ट करते करते हम लोगों ने क्या दिक्कतें कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका सेट नहीं बैठा। कभी आपका क्या कहते हैं कि सैमसन को आपको नीचे भेजना पड़ रहा है, फिर सैमसन को ड्रॉप करना पड़ रहा है, फिर उसके चक्कर में आप रिंकू सिंह को ड्रॉप कर रहे हो। तो ये चीजें चलो हो गया, ये बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, आई एम हैप्पी कि शुभमन को चलो भाई नहीं परफॉर्म कर पाए। मेरे को उम्मीद थी कि शायद होम सीजन जो साउथ अफ्रीका के तो शुभमन परफॉर्म करे, पर नहीं हो पाया। तो एक्चुअली जो डिसीजन लिया अच्छा लिया है। मेरे लिए बस एक थोड़ा सा जो इस टीम में हल्का सा जो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, वो लग रहा है जितेश शर्मा के लिए। बेचारे का क्या कसूर था यार उसको, क्योंकि जो चांस दिया आपने परफॉर्म किया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईशान किशन ने जो डोमेस्टिक में आके एकदम से करा है, बहुत अच्छा करा है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। बट जितेश का थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो अभी न्यूजीलैंड वाले सीरीज में जो 5 T20 है, उसमें जितेश का, स्काई का और रिंकू का परफॉर्मेंस बेटर काफी करता है। क्योंकि और दूसरी चीज है जो मैं आप बोलना चाहूंगा कि जो गंभीर ने सबको लिया है यार, एक सबका बैटिंग रोल सेट करो, सबको एक पोजीशन दो कि बाद में एक्सपेरिमेंट ना करना, क्योंकि ये इंडियन टीम ऐसी है, अदर देन ओपनर्स किसी का रोल सेट नहीं है। जी हाँ शुभम भाई, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि रिंकू सिंह आया टीम में जितेश शर्मा की जगह पे, मैं स्टैट्स देख रहा था, रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट है 143 का एंड जितेश शर्मा का स्ट्राइक रेट है 175 का। ऑलमोस्ट रन थोड़े से सिमिलर ही है, 50-100 रन का फर्क है होता दोनों के T20 करियर में। क्या लग रहा है कि कौन सा बेटर विकल्प हो सकता है, रिंकू सिंह या यार जितेश देखो, शर्मा? एक्चुअली क्या है कि जितेश जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट नहीं हुआ है, रिंकू हैज बीन टेस्टेड। सबसे पहले टीम ने एडवांटेज देखा है। दूसरा क्या है कि आप जो स्मार्ट के या फिर आईपीएल के स्टार्ट्स बता रहे हो, आप कंडीशंस देखो कि जितेश जो खेलता है, जितेश कहाँ से आता है? विदर्भा से। विदर्भा का क्या है, कंडीशन बैटिंग वाला ही मिलता है। और स्मार्ट में आप देखना कि जो विदर्भा के मैचेस में कहां पर, यूपी के कहां पर हुए हैं। यूपी के जो रिंकू का आप स्ट्राइक रेट की बात करें, रिंकू ने मैचेस खेले ईडन में। ईडन में वहां मैचेस खेले हैं इस बार स्मार्ट के, जहां पे कंडीशन कितनी टफ थी और जहां पे एवरेज को 140 150 था। ठीक है, तो उस चीज को आप मायने रखो और रिंकू के रन्स का इंपॉर्टेंस देखो। यूपी T20 में उसने मेरठ की उस टीम को जिताया जहां पे स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा था। जबकि जितेश के पास विदर्भा क्रिकेट लीग में आप देखो उसकी टीम में क्या थी, मेन ये चीज देखो। और मेन केकेआर में भी आपने देखा होगा कि जितेश और रिंकू के बीच में फिनिशिंग का फर्क कितना आया हुआ है, आरसीबी और केकेआर में। और जो यशदयाल फैंस है उनको तो पता ही होगा रिंकू ने क्या हाल किया था। रिंकू की ज्यादा क्या जो दिल के साथ हुआ है, सैमसंग खेले थे ऐसे। मेन एक चीज तो मैं बताना भूल गया, रिंकू ने जब से डेब्यू उसको 23 में करवाया था, 22-23 में, उससे लेके उसका सिर्फ एक आईपीएल डाउनफॉल आया था 24 में, जो स्क्वाड में वो सेलेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद रिंकू रिंकू तो डिजर्व करता था हर तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज ये है रिंकू के लिए मेरे को स्पेशल जो लगता है, एक फील्डिंग फील्डिंग का ऑप्शन आपको काफी अच्छा देगा कि अगर आप जितेश को, अगर सैमसन आपका फर्स्ट कीपर है, जितेश आपकी फील्डिंग वाइज में वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा आउट फील्डिंग में जो आपको रिंकू देगा। कैसा लग रहा है स्कोर वैसे आपको, क्या ये हम उठा सकते हैं? काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। स्पेशली बस मुझे एक चीज का थोड़ा सा वरी रहेगा, थोड़ा सा बुमराह का इंजरी वरी का है और हार्दिक का थोड़ा सा है इंजरीज का। बाकी तो टीम काफी अच्छा है, क्योंकि आपके पास हर चीज का बैकअप है। पर्टिकुलरली चाहे आप ये देखो कि टीम के पास एक हमेशा पेसिंग ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या ही होते थे, इस बार शिवम दुबे भी है एक ऑप्शन। आपके स्पिनर्स देखो कि अगर आपका वरुण अगर फेल होते किसी मैच में, तो आपके पास कुलदीप है। अगर आपके अक्षर वाइस कैप्टन जो रिसेंट कभी फेल हुए, उनका भी बैकअप है वॉशिंगटन सुंदर। तो ये टीम काफी सेटल्ड है, पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक बार सबके डिसीजंस जो है बैटिंग ऑर्डर में वो डिफाइन हो कि कौन कैसे कर रहा है।
जी हाँ। और वैसे भी वर्ल्ड और कप की हमारे स्टार्टिंग के दोनों मैचेस इजी है, यूएसए और नमीबिया है। रियल टेस्ट पाकिस्तान और सुपर 8 के टाइम पे स्टार्ट होगा। जी हाँ, हम एक बार इंडिया के शेड्यूल पे भी नजर डाल लेते हैं। इंडिया अपनी वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंस की अभियान की शुरुआत करेगा 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ मुंबई में। और होप सो हम उम्मीद करते हैं आप मैच कवर करने जाओ और बीसीसीआई के जर्नलिस्ट हो आप, तो हमें अपडेट्स दो मेरा कल पर। जो है लाइकली मैं स्टार्ट करूंगा इंडिया नमीबिया वाले गेम से जो दिल्ली में है। मैं वहां से स्टार्ट अच्छा करूंगा अच्छा अपना जर्नी। हाँ। अच्छा, वहां से स्टार्ट करोगे। और क्या लग रहा है कि इस तोड़ ये जीत सकते हैं जो हमने 2024 में काम किया था? वैसे स्पिनर्स जैसे यार रोहित शर्मा ने कहा। देखो, होम कंडीशंस है, काफी अच्छा है। जो अपने को टक्कर देने वाली टीम है वो मेरे को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया लग रही है। सुपर एट्स में एक बहुत टफ ग्रुप है अपना। अगर जो आईसीसी की सीडिंग्स है उस हिसाब से देखें, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डेथ है, तो अदर वाला थोड़ा इजी है कि श्रीलंका, जो आईसीसी की सीडिंग है अभी सिक्योर नहीं है, वो श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड है उधर। और अपना वाला जो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। तो जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाले गेम है वो डिसाइड कर देगा इंडिया का फेट क्या होने वाला है। तो काफी टफ है, ये नहीं कहूंगा मैं इजी रहेगा। ग्रुप स्टेज हमारा इजी है, बट सुपर इट विल बी टफ। और देखा है कि हमने जो मैचेस है, हमारे साउथ अफ्रीका वाला जो मैच है वो अहमदाबाद में है, और जो वेस्ट इंडीज वाला मैच है वो कैलकाटा है, और ऑस्ट्रेलिया वाला चेन्नई है। चेन्नई का भाई कंडीशन इतना इजी नहीं मिलेगा, फेब के टाइम में थोड़ा स्पिनिंग कंडीशन अच्छा रहेगा। उस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया भी रिदम में होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने मैच कोलंबो में खेल रही है। कोलंबो इज क्वाइट सेम टू चेन्नई। तो ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि उनको ट्रैवल भी कम करना है और कंडीशन सेम रहेगी। इंडिया का एक डिसएडवांटेज ये रहता है बीइंग अ होस्ट, कि हम लोग सब वेन्यूज में ट्रैवल करते हुए आना है, कहीं कंसिस्टेंट नहीं है। ये चीज हम लोग को पॉइंट रखनी पड़ेगी। ये चीज हम लोग को दिक्कत आई थी, हमने देखा था 23 वर्ल्ड कप में भी क्या हुआ था। तो इस चीज और का सर रखना मेरा पड़ेगा। सवाल है आपसे कि हम्म। वॉशिंगटन सुंदर का इस टीम में क्या रोल रहने वाला है? हमने देखा कि उनसे गेंदबाजी इतनी कराई नहीं जाती और पिछले मैच में उतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की भी नहीं थी। और क्या हम इस स्क्वाड में वाइस कैप्टन को भी कुछ मैचेस में ड्रॉप होते हुए देख सकते हैं? और इस स्क्वाड से आपको एक्स फैक्टर कौन नजर आ रहा है टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में? मेरे लिए सबसे पहले आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब पहले देना चाहूंगा मैं। मेरे लिए जो एक्सपेक्टर दिख रहा है हार्दिक पांड्या है सबसे पहले, और दूसरा रहेगा अभिषेक शर्मा। ठीक है, अभिषेक शर्मा इसलिए क्योंकि जो स्टार्ट आने वाला है ना भाई, वो एक्सप्लोसिव आएगा। अभिषेक का क्योंकि इम्पैक्ट है वो एक दो इनिंग्स में दिखेगा। और सैमसन का जो स्टार्टिंग का रोल दिख रहा है मेरे को, कि भाई पहले अभिषेक को थोड़ा सा बिल्डअप करने दो, उसके बाद मारो। तो मेरे लिए अभिषेक शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर रहने वाले, साथ में हार्दिक पांड्या। और दूसरा आपने वॉशी की बात करी, वॉशी मेरे लिए हमेशा इस टीम में मेन प्लेइंग 11 में है ही नहीं पहली वाली में। मेरे को वो एज अ बैकअप दिख रहा है, कि या फिर आपका एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आपने देखा कि इंडिया के पहले 2-3 मैचेस जो है, यूएसए, नमीबिया और आपका जो पाकिस्तान है, उसमें मेरे को वॉशी नहीं दिख रहे। वॉशी मेरे को दिखते हैं चौथे मैच में, जो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट अहमदाबाद में होगा। मेरे को वहां दिखते हैं कि ट्रायल एंड टेस्टिंग में आएंगे, क्योंकि अगर 3 स्पिनर्स खिलाने हैं मेरे लिए, अक्षर, वरुण और कुलदीप रहेंगे। जी हाँ। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपने कहा कि मैच है चेन्नई में, कब है? आप हमें बता सकते हैं? शेड्यूल आया है वैसे सुपर जो 8 के लिए आपका शेड्यूल जो क्वालिफाई। है, जो आपका शेड्यूल जितने भी आ रखे हैं सुपर एट्स के, आप एक बार मार्क कर लेना। X1 जो है वो इंडिया है। हाँ जी, X1 इंडिया है। हाँ, X1 इंडिया है, और X2 जो है वो पाकिस्तान है। ठीक है, तो एक बार आप एक्स के सारे जितने भी X1 जाएगा वो इंडिया ही है, ये ध्यान रखना। और क्या लग हाँ, रहा है ऐसी कौन सी टीम है जो हम जिसके साथ फाइनल खेलते हुए दिख सकते हैं, या जहां हमें सेमीफाइनल या नॉकआउट में तंग कर सकती है? मेरे को तो भाई सुपर एट से डेडली लग रहा है अपना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले दोनों। क्योंकि हम्म एक्चुअली क्या है कि साउथ अफ्रीका का आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका यहाँ पे भी थी, काफी टक्कर दिया था, मुलनपुर में तो हरा ही दिया था। हम्म और जो हमने देखा था कि धर्मशाला में थोड़ा सा स्ट्रगल करे वो लोग। ठीक है, और हम्म अहमदाबाद में तो ऑलमोस्ट उन्होंने चेस कर ही दिया था, 30 रन का शॉट रह गया था। दूसरा क्या है, एक उनके पास प्लेयर है मार्को जैनसन और जॉर्ज लिंडे। जॉर्ज लिंडे की लोग ज्यादा बातें नहीं करते, जॉर्ज लिंडे इज अ क्रूशल। और हम लोगों को ये याद करना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है अभी ऐसे T20 खेलेगी। ठीक है, अभी जो जनवरी, ये दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद वेस्ट इंडीज से 3 मैच है। तो साउथ अफ्रीका विल हम्म बी पंप अप। और ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है अपने मैचेस खेलने वर्ल्ड कप से पहले, तो ऑस्ट्रेलिया विल बी क्रूशल। और मेरे को ऑस्ट्रेलिया से जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा थ्रेट लगता है वो एडम जैम्पा लगते हैं। आदम क्योंकि जाम्पा हाउ लगते हैं। हाउ क्रूशल विल बी जैम्पा,
क्योंकि जैम्पा ने बहुत तंग किया है हम लोगों को, स्पेशली सबको पता ही है कितना करा है। और दूसरा हेड हेड को पता नहीं क्या होता है भाई, इंडिया देखता है सामने वो मारने लग जाता है। जी हाँ, और ईशान किशन टीम ने ऐड किया है स्क्वाड में, कितना बड़ा एडिशन है ईशान किशन का। काफी डोमेस्टिक में अच्छा किया, 517 रन बनाए और 10 मैचेस में टीम को अपनी टाइटल जिताया और सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री पाई 2 साल के बाद। कहाँ पे बैटिंग करते हो देख रहे हैं ईशान किशन को? यार ईशान किशन का जो मैं मेन उसको पहली लेवल में देख नहीं रहा, पर मैं देखना चाहूंगा न्यूजीलैंड सीरीज में उसको मौके मिलेंगे, वो न्यूजीलैंड सीरीज क्या करते हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में डिसाइड है कि क्या रहेगा, पर टीम एंड मैनेजमेंट को मैं जानता हूँ, संजू विल बी फर्स्ट चॉइस। ईशान आएंगे तो बैकअप ही आएंगे। और ईशान जी का हाँ भी सर, ये एक सवाल है मेरा कि जी सर आप कंटिन्यू प्लीज। हाँ, ईशान का दूसरा T20 वर्ल्ड कप रहेगा। ईशान पहले 2021 में भी खेले थे, जिसमें इंडियन फैंस है कि नहीं वो मैच भूलना चाहेंगे 152 पर 0। वो आगे बात नहीं करूंगा कौन सी टीम थी जिन दोनों ने करे थे, उसमें ईशान पार्ट थे। ठीक है, वो वर्ल्ड कप, और उसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वाला मैच जो था उसमें ईशान को ओपनिंग कराई थी, रोहित को ड्रॉप करा गया था, एज नंबर 3 पे लाए गए थे। तो ये सब चीजें भी हैं, तो ईशान की थोड़ी अच्छी यादें नहीं है T20 वर्ल्ड कप से। आई होप उनकी जब भी मौका मिले वो यादों को उठा के काफी आगे बढ़े। जी हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि कैप्टन सूर्य कुमार यादव का फॉर्म जो कि अभी नहीं है, काफ़ी बड़ा कंसर्न बना हुआ है। अगर ऐसे ही उनका फॉर्म आगे थोड़ा बहुत आया और ऑन ऑफ रहा तो तिलक वर्मा के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है? क्या इम्पोर्टेंट रोल होगा काफ़ी तिलक वर्मा का, यहाँ पे 3 नंबर पे आएंगे वो? यार देखो, एक्चुअली आपको एक थ्रोबैक देता हूँ मैं, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप से पहले 2010 में युवराज सिंह का भी फॉर्म काफी डिप था। ठीक है, वो भी किसी ने उसको वंडर नहीं किया था यूवी विल बी कम अप एज अ मैन ऑफ द सीरीज। तो मुझे वही चीज लगती है कि सूर्या से इंडिया के साथ यही होता है कि बिफोर द इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स उनके कुछ 2-4 प्लेयर ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द टच होते हैं। ये शायद जिन लोगों को याद दिला दूं, 2024 में विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप में क्या हाल था वो आपको सबको ध्यान होगा। पूरा वर्ल्ड कप फेल और फाइनल में आके क्रूशियल इनिंग करके टाइटल ले गए। तो गिव अस सूर्या टाइम, क्योंकि भाई हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आईपीएल जो इस साल था उससे पहले तक सूर्या का क्या नॉक था, क्या रिदम था। एक थोड़ा सा चांस दे दो उस पर, अगर बीसीसीआई ट्रस्ट कर रही है, लेट हिम डू जो करना चाह रहे हैं। और तिलक वर्मा तो भाई एक एक्सेप्शनल फाउंड है। रिसेंट लास्ट 2 सालों में जो उन्होंने परफॉर्म किया है वो काफी काबिल तारीफ है। स्पेशली एशिया कप में हमने देखा है क्लच सिचुएशन में जो सिचुएशन निकाली है। और मैं काफी जगह मैंने ये बात पहले भी बोली और अब भी बोल रहा हूँ कि तिलक इज अ 2 डायमेंशन प्लेयर। वो स्टार्टिंग में पहले अपनी इनिंग डेवलप करता है, बॉल स्पेस करता है, उसको पता है शॉट्स लेके कैसे आपको अपना स्ट्राइक रेट और टीम का नेट कैसे ऊपर लेके जाना है। वो शायद आपने पिछले मैच में भी देखा होगा कि हार्दिक के साथ आते ही वो पार्टनरशिप में तिलक का क्या इम्पैक्ट था, और जब विकेट गिर रहे थे तब तिलक क्या कर रहे थे। जी हाँ, और शुभम भाई आपको क्या लग रहा है कि कौन कैप्टनसी कर सकता है सूर्या के बाद, क्योंकि सूर्या का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है? क्या तिलक वर्मा वो विकल्प हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, या कोई अन्य खिलाड़ी हो सकता है, या अच्छे यार प्लेयर देखो, कंटिन्यू करें? जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि टीम इंडिया की हिस्ट्री जो रही है, टीम इंडिया मल्टी फॉर्मेट कैप्टन पे भाई नहीं इतना एग्री करती। तो क्या पता शुभमन गिल ही वापस आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा था कि स्प्लिट कैप्टनसी जब आई है, विराट कोहली ने डिमांड करी थी, विराट कोहली हट गए थे। रोहित शर्मा ने जो डिमांड करी थी वो तो हट गए थे। ये तो इस वजह से हुआ है क्योंकि शुभमन वॉज नॉट रेडी और उस टाइम रोहित ने संन्यास ले लिया था, तो जो सूर्या को कैप्टनसी आई गई। और गंभीर का यही है कि गंभीर विल चूज हिज फेवरेट्स ओनली, क्योंकि यार आपको ही पता है इंडिया में जो कैप्टनसी होती है वो क्या हो रही है आजकल, पपेट टाइप कैप्टनसी है। तो मुझे नहीं लगता है कि तिलक विल बी दैट टाइप काइंड। अगर आपको पर्टिकुलर कैंडिडेट वाइज देना, मेरे हिसाब से हार्दिक होना चाहिए, पर हार्दिक नहीं लेंगे ये लोग। हार्दिक होना चाहिए और होना भी चाहिए था। मेरे को लग रहा है अनडिजर्व हुआ हार्दिक के साथ, क्योंकि रोहित शर्मा के बाद वाइस कैप्टन हार्दिक था, तो हार्दिक तो ही कैप्टन बनना चाहिए था। और हार्दिक की बात की आपने, हार्दिक का क्या क्रूशियल रोल रहने वाला इस वर्ल्ड कप में? आपके साथ मिले भी थे, क्या बातचीत हुई थी, बेस्ट विशेस दी थी आपने? हार्दिक से मेरी जो बात हुई थी मेरे आईपीएल के टाइम पे हुई थी। हार्दिक का स्पेशल आया था अभी मिलने, क्योंकि हम लोग वो थे कि कुछ लोग जर्नलिस्ट थे, जब हार्दिक का डाउनफॉल चला था मुंबई इंडियंस में तो पूरी दुनिया अगेंस्ट थी, तो हम लोगों ने उनके फेवर में लिखा था। हार्दिक का एटीट्यूड काफी चिल आउट है, एक तो वो किसी की सुनता नहीं है, वो अपनी मनमर्जी का आदमी है। दूसरा क्या है कि हार्दिक पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि आप ये देखो, क्योंकि इंडिया के लिए अगर दो आप पेसर्स लेके चल रहे हो तो थर्ड ऑप्शन में भी ऑलवेज हार्दिक। क्योंकि आपको मेरे को दिख नहीं रहा कई मैचेस में, मे भी अगर आपको थोड़ा बॉलिंग ऑप्शन बढ़ाना हो, क्या पता एक पेसर भी ड्रॉप हो जाए या बुमराह को खिला रहे, तो हार्दिक विल बी क्रूशियल। लाइक चेन्नई का वेन्यू है, चेन्नई में आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स के इतना असिस्ट नहीं है, तो आप एक पर्टिकुलर बॉलर जैसे बुमराह खिलाते हो तो हार्दिक का रोल क्रूशियल होगा, साथ में शिवम
दुबे का। और हार्दिक इज अ सीनियर इस टीम में, आप देखो हार्दिक एक सीनियर है, उसको पता है कि ये टीम को लेके कैसे चलना है। जैसे पास्ट टीम्स में रोहित और कोहली जो करते आए हैं, इस टीम का वो काम हार्दिक करेगा। क्योंकि जितना हार्दिक को देख लो 2015 में आ गए थे, डेब्यू करे 15-16 में ऑस्ट्रेलियन टूर पे, तो उसका देखो आपको ऑलमोस्ट 9 साल हो गया हार्दिक को आए हुए। बाकी उतना पुराना कोई प्लेयर अभी है नहीं करंट इंडियन टीम में, और उसको पता है किसको कैसे लेके चलना है। दूसरा इज अ टीम मैन, आपने देखा होगा वो सबसे ज्यादा फील्ड पे रहेगा, बातें कर रहा होगा, बकअप कर रहा होगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उसका। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर सर बहुत है, तो आपसे हार्दिक मेरे कंटेंडर है। जी आज सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आप केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर को एज अ इंडियन कैप्टन कितना रेट करते हैं, और आपका पर्सनल ओपिनियन भी यहाँ पे चाहूंगा कि आप अगर चूज करते हैं तो आप शुभमन गिल को चूज करते हैं या किसी और को। यार देखो, अगर मैं टैलेंट के बेस पे जाऊं एज अ कैप्टन, आई विल चूज श्रेयस अय्यर, ठीक है। बट जो बीसीसीआई थिंकिंग है वो तो गिल पे जा रही है। यार देखो, राहुल का एक्चुअली क्या है, मैं पिछले फेवर में नहीं हूं, राहुल इज अ डिफेंसिव कैप्टन। आपने देखा होगा उसको किसी भी फॉर्मेट में करते हुए, वो डिफेंसिव है थोड़ा सा, अटैकिंग अप्रोच मेरे को मिसिंग लगता है। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को ओपिनियन मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं, पर्टिकुलरली जो मैंने देखा। सबसे पहले मेरे को एक सीरीज याद आ जाती है 21-22 के टाइम पे, साउथ अफ्रीका सीरीज, जब केएल राहुल को कैप्टनसी दी थी टेस्ट टीम की। यार वो इतना डिफेंसिव अप्रोच था, वो मैं देख के परेशान था कि भाई ये क्या कह रहा है। वो जीता जिताई हम लोग मैच जोबक में हारे थे। उसके बाद जब विराट कोहली ने आके स्टंप माइक में बोला कैप्टनसी वापस लेके कि यार होल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, शायद आप लोग याद आया वो कोहली का लास्ट था, तो उसमें केएल राहुल की यार वो कैप्टनसी दिखी। चाहे आप एलएसजी देख लो, एलएसजी में भी काफी डिफेंसिव अप्रोच रहा था। तो मुझे एज अ केएल राहुल कभी कैप्टन पसंद नहीं, एज अ बैट्समैन ही इज वेरी बेस्ट। यार वो अलग अपनी दुनिया का है, वो उसको किसी भी कंडीशन में खिलाओगे ही विल परफॉर्म यू। बट एज अ लीडर वो मुझे कभी बोल्ड लगा नहीं। जी हाँ, केएल राहुल की कैप्टनसी में हमने काफी रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं, और विराट कोहली की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा आपसे, क्या उनके 100 पूरे होंगे यहाँ पे। और अब हमारे विराट, साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी। वेलकम टू आवर स्ट्रीम सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हर्षित जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बहुत सूर्य बढ़िया भाई। सर। और हमारे साथ वेलकम यहाँ पे वेलकम। बीसीसीआई जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, शुभम मदान सर, और मेरे साथ में मेरे कोच श्रवण मेहता भी हैं। क्या बात है सर। सरवण सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और शुभम सर दिल से रिस्पेक्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। कैसे हो? बस बढ़िया सर। मेन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस चीज पे कि हार्दिक का जो है रोल काफी अच्छा है, और केएल राहुल के बारे में जो आप लोग बोल रहे थे कि कैप्टनशिप के बारे में, तो मैंने अपना पॉइंट दिया। आप सर से भी एक बार पूछ सकते हो उनको क्या ओपिनियन उनका भी राहुल और हार्दिक के बारे में। जी हाँ सूर्या सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भारतीय टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है यहाँ पे कल T20 वर्ल्ड कप के लिए, कैसा लगा आपको? और शुभमन गिल इसमें नहीं था, क्या आप शॉक हुए थे? और ईशान किशन, इनको मौका दिया गया, जितेश शर्मा की जगह रिंकू सिंह यहाँ पे आए हैं। देखिए हर्षित सर, ऐसा है कि अभी जो फाइनल जो टीम बनी है, इसमें पूरी कमेटी बैठती है। T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहां पे आपको बहुत सारी क्रिकेट जो फटाफट खेलनी पड़ती है। कुछ होता है आपकी फॉर्म को लेके जिक्र करना पड़ता है। अब सूर्य कुमार यादव के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि शुभमन गिल कुछ समय से थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म में नहीं है, मतलब फॉर्म में नहीं, इन फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। तो मतलब ये है कि आप कह रहे हो यहाँ पे ईशान किशन का ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईशान किशन जब आए हैं तो अपनी फॉर्म के आधार पे आए, और साथ में एक विकेट कीपर और ऐसा बैट्समैन जो T20 फॉर्मेट में एक अच्छी इनिंग्स खेल के दिखाए। हार्दिक पांड्या, उसका अहम रोल एक ऑलराउंडर के रूप में, एक तेज गेंदबाज के रूप में हर बार देखते हैं T20 फॉर्मेट में, वो बिल्कुल ठीक बैठता है। केएल राहुल के पास सारी कैपेबिलिटी है, वो बैटिंग करने की, एक कैप्टनसी को चलाने की, वो सब कुछ ठीक है। मगर जो फाइनल जो टीम डिसीजन हुआ है, यहाँ पे हमारे सिलेक्टर्स बैठे हैं, कैप्टन साहब भी उनके साथ मौजूद थे। तो जब डिस्कस हो रहा था तो उनसे पूछा गया था कि शुभमन गिल नहीं है टीम में, तो मतलब ये बोला कि ये अचंभित होने वाली बात नहीं है। ये पीछे कुछ यहाँ से रिजल्ट देखने पड़ते हैं कि प्लेयर कितना फॉर्म में है, किस लय में है, कैसे खेलता है। तो मेरे ख्याल में ईशान किशन का आना, एक बिहार का लड़का बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, और हाल ही में एक अभी इसमें झारखंड को उन्होंने विजय बनाया है, बहुत बड़ा 100 भी बनाया उन्होंने, और इन फॉर्म बैट्समैन है। तो मेरे ख्याल में ईशान किशन का आना बहुत बढ़िया है।
जी हाँ सूर्य भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव का क्या लग रहा है आपको, आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है 2028 में, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कप्तानी के लिए दावेदार हो सकता है? तिलक वर्मा वो ऑप्शन हो सकती है, श्रेयस अय्यर हो सकती है, अक्षर पटेल या हार्दिक पांड्या के साथ आप बैठ जाएंगे? मैं मानता हूं कि सूर्य कुमार यादव का ये आखिरी वर्ल्ड कप तो नहीं होगा, हो सकता है कि वो नॉन कैप्टनसी में खेले। मुझे लगता है कि अगर ये कैप्टनसी इनकी अच्छी रहती है और वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो कैप्टनसी बरकरार रहेगी और कंटिन्यू रहेंगे कैप्टन। और अगर अदरवाइज नहीं रहते हैं तो शुभमन गिल बहुत जल्द वापसी करेंगे और बाकी के फॉर्मेट में वो कैप्टनसी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कैप्टनसी उन्हीं को दी जाएगी। और हार्दिक पांड्या को आप ये भी ठीक है कि हार्दिक पांड्या को एक बार कैप्टनसी में जरूर आजमाना चाहिए, मगर अब यहाँ पे देख लेना है इस वर्ल्ड कप में यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी कितनी बेहतर रहती है, उसके बाद में सिलेक्टर्स आएंगे कि हो सकता है हार्दिक पांड्या की तरफ भी जाएं। क्योंकि टी20 फॉर्मेट में हमने देखा है जब भी कि अदर दो फॉर्मेट वनडे और टेस्ट मैच में एक कैप्टन को आप रखते हैं, जब टी20 की बात आती है तो एक आप ऐसे कैप्टन को लेके आते हैं जो पूरी टीम को लीड करके चलता है, फटाफट रन भी बनाता है और टीम के लिए बेहतर वर्क करता है। तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या बने, मगर मुझे लग रहा है कि अगर इस वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करे, ये तो उम्मीद है और हमारी ख्वाहिश तो यही है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, मगर मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल वापस बहुत जल्द वापसी करेंगे और उनको ही मुझे मेरे ख्याल में कैप्टन बनाना चाहिए। जी हाँ, और शुभम भाई एंड सूर्य भाई, आप दोनों की क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है पहले मैच के लिए? पहला मैच वानखेड़े, तो मेरे जो रहेगा ओपनर्स, या पहले न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बोलूं या वर्ल्ड कप की डायरेक्ट बात करूं? वर्ल्ड कप के लिए आओ दोनों सर। के लिए, दोनों के लिए बता अच्छा, दो आप। वर्ल्ड कप के लिए, अगर वर्ल्ड कप के लिए मैं अभी न्यूजीलैंड सीरीज को स्किप करके देखूं करंट फॉर्म के बेस पे, तो मेरे लिए तो ये रहेगा सूर्या विल बी माय ओपनर अलॉन्ग विद अभिषेक। नंबर 3 मैं शफल करना चाहूंगा, सूर्या या तिलक में से कोई सा भी आ सकता है। नंबर 5 पर मैं देख रहा हूँ हार्दिक को। नंबर 6 मेरा रिंकू। नंबर 7 मेरे रहेंगे आपके शिवम दुबे। नंबर 8 अक्षर पटेल। नंबर 9 कुलदीप यादव। नंबर 10 वरुण, या आप अर्शदीप में से कर सकते, 11वां बुमराह। पहली प्लेइंग 11 रहेगी जी हाँ। आपकी यूएसए वाले वानखेड़े में। और वानखेड़े को देखते ही मैंने स्पिनर ज्यादा उठाया है, क्योंकि वो ग्राउंड बहुत छोटा है और सी ब्रीज का थोड़ा मूवमेंट आता है, तो वहां पेसेस थोड़े कम हो जाते हैं और हमारे लिए 2 पेसेस मोर देन इनफ रहेंगे, आपके हार्दिक और बुमराह। इसलिए अर्शदीप को मैं साइड लेके कुलदीप को लाऊंगा पहले। कुलदीप। जी हाँ सूर्य भाई, इस टीम में एक्स फैक्टर कौन साबित हो सकता है? आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक्स फैक्टर तो देखो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, शिवम दुबे तीनों तो बहुत अहम रोल निभाएंगे, मगर रिंकू सिंह की कहाँ जगह बनती है? हम तो इस पे चर्चा कर रहे हैं कि रिंकू सिंह की कहाँ पे जगह बनती है। क्या वो चेयर पे बैठे रहेंगे या फिर इन रहेंगे? अब ईशान किसान और मेरे ख्याल में यहाँ पे ये तो पता ही है कि अभिषेक शर्मा ये तो स्टार्ट करेंगे जहां तक लग रहा है। सूर्य कुमार यादव का बनता है क्योंकि सूर्य कुमार यादव या तो नंबर 3 पे बैटर खेलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नंबर 3 पे इनकी बैटिंग नहीं चल पाई है। तो मेरा भी यही मानना है कि इनको अगर ओपन कराया जाए तो बहुत बेटर रहेगा। पावर प्ले के 6 ओवर रहते हैं, उस 30 यार्ड पावर प्ले के बाहर मारने में बड़े कामयाब होते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको ओपन कराना चाहिए, लेकिन ईशान किसान का आना और या फिर यहाँ पे संजू बाबा जो हैं वापस अपनी टीम में जगह बना चुके हैं, तो संजू बाबा और अभिषेक शर्मा शुरुआत करते हैं तो फिर इनका ही रहेगा वो कंटिन्यू। अगर इनमें से 1-2 मैचों में कुछ फॉर्म अच्छी नहीं रहती है तो मुझे लगता है कि फिर सूर्य कुमार यादव को ही ओपन स्टार्ट कराएंगे। और आपको वानखेड़े एक की चीज पिच के बारे में बात कर रहे हो सर आप? हम्म, वानखेड़े की पिच की बात कर रहे हो, मैंने देखी वो मिट्टी, वो लाल मिट्टी होती है, उस पे स्पिनर्स का बोल वाला बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो लाल मिट्टी है वहां की, वानखेड़े की लाल मिट्टी है, तो वहां पे स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, तेज गेंदबाजों को इतनी मदद नहीं मिलती है। थैंक यू शुभम सर, आपने हाँ, बहुत बढ़िया मतलब ये बताया। मेन वो चीज है ना, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का टाइम है फेब में खेल रहे हैं, और फेब में थोड़ा ड्यू फैक्टर भी आ ही जाता है कि सी ब्रीज लैंड ब्रीज का फर्क पड़ता ही है समुद्र किनारे। और दूसरी बात ये है सूर्या के बारे में, तो एक चीज है ही, क्योंकि आईपीएल में भूलना नहीं चाहिए कि सूर्या वहीं खेलते हैं। और संजू सैमसन की कहानी एक रहती है सबसे बढ़िया, या चलते तो चांद तक या बिल्कुल ही नहीं चलते, या संजू बिल्कुल इतना मार देगा आपको पावर प्ले पे कि गेम ही खत्म हो जाना है।
या बिल्कुल ही, क्योंकि आपने देखा होगा उनका फॉर्मेट ही ऐसा रहा है और उनका फॉर्म ही ऐसा रहा है, या मारेंगे बिल्कुल या 10-12 बॉल पे भाई एक सहवाग वाला झलक आता है मेरे को कि भाई बिल्कुल गेम खत्म ही करना है आर पार करके। तो सैमसन का वही है, या जाएंगे बिल्कुल चांद तक, या बिल्कुल ही नहीं चलने वाले। वो चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखनी होगी कि सैमसन से आप उम्मीद नहीं करते कि सारे मैच में अब सैमसन आपको चल के देंगे, पर जब भी सैमसन चलेगा सैमसन बड़ा चलेगा। बिल्कुल सर। सैमसंग का जैसा, हाँ कंटिन्यू करें आप सूर्य भाई। हाँ सर ठीक कह रहे हैं, संजू सैमसन का फॉर्म अगर जितनी आप बार देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग की है, और ये भी ठीक है कि हर मैच में तो हर प्लेयर एक नहीं चल पाएगा, तो वहां पे अगर नहीं चल पाने का मतलब हो गया कि ईशान किसान जो बाहर बैठे रहेंगे, फिर आप वर्मा साहब को ले लीजिए, या रिंकू सिंह को ले लीजिए, ये प्लेयर, वर्मा जी तो अंदर रहेंगे, रिंकू सिंह का मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि प्लेइंग 11 में बने रहेंगे कि नहीं, क्योंकि अक्षर पटेल, दुबे, उसके बाद में वर्मा जी, शर्मा जी, और अपने संजू बाबा, ईशान किसान और सूर्य कुमार यादव, इसके बाद में आपको तेज गेंदबाज में मिलते हैं अपने कुलदीप यादव, राणा जी, अर्शदीप सिंह, बुमराह, ये सब आपको, वरुण चक्रवर्ती, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते स्पिनर के तौर पे। तो मुझे थोड़ा सा रिंकू सिंह पे डाउट है, अगर वो बाहर बैठते हैं तो फिर टीम को थोड़ा हल्का सा नुकसान हो सकता है। सर मैं आपके बारे में एक बात बोलना चाहूंगा सूर्य भाई, कि जैसे कि देखा है कि इस मैच में अभी जो चल रहा था करंट वाला, जो ईशान किशन है वो ऐसी कंडीशंस में खेल रहे थे जो बैटिंग फ्रेंडली थी, और जो रिंकू भाई थे वो खेल रहे थे आपका कैलकाटा वगैरह में जो बॉलिंग फ्रेंडली थी। और आईपीएल में भी आपने देखा है कि ईशान किशन कभी नीचे इतना नहीं खेला है कभी भी, ठीक है, हमेशा ऊपर खेला है। तो मेरे अपर हैंड अगर आपको देखना है नीचे से खिलाना है तो रिंकू का रहेगा, अगर ईशान की जगह बनती है तो ऊपर से ही बनती है। और ईशान लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है सैमसन के, कि अगर सैमसन फ्लॉप हो रहे हैं तो ऊपर से आपको ओपनर मिल जाएगा, जो जितेश में वो कमी थी कि ईशान जो है आपके लिए पॉकेट डायनामिक है, ऊपर वाला बैट्समैन है, वो नीचे वाला बैट्समैन है ही नहीं। क्योंकि ईशान ने मेरे हिसाब से, तो मेरे को तो ध्यान नहीं कि कभी ईशान ने नीचे कभी खेला हो। नहीं, ईशान किसान कभी नीचे खेला ही नहीं है, वो तो ओपन में आया और हमेशा ओपन में रन मारे, नीचे आया कभी रन बने ही नहीं इनसे। तो रिंकू सिंह का टीम में रहना बहुत जरूरी है, अगर वर्ल्ड कप लाना है तो मिडल ऑर्डर में रिंकू सिंह का खेलना बहुत जरूरी है। ये अगर बैट्समैन ऐसे सिचुएशन में रन बना देता है जहां टीम बिल्कुल हार चुकी होती है, सारे एकदम से सबकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है, उस समय अगर रिंकू सिंह मैदान पे हो तो किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या हो रहा है मैदान में, बिल्कुल मैच फिनिश करके आते हैं। तो इनका टीम में रहना बहुत जरूरी है। या वो इट्स गॉड्स प्लान बेबी, जो ऐसे रिंकू कहते हैं, तो क्या पता गॉड्स प्लान है तो कुछ इसी वजह से उनको रखा भी हो।